नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सरस्वती महोत्सव में शामिल हुए नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने किया 29 परियोजनाओं का शुभारंभ। सरस्वती महोत्सव में भारी संख्या में पहुंचे लोग। यमुनानगर के सरस्वती उद्गम स्थल बद्री में मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री भी सरस्वती महोत्सव पर पहुंचे। 5 दिन चलने वाली सरस्वती महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आनंद लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यहां पर 54 करोड़ 71 लाख रुपए की 29 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी प्रहार करने से नहीं चूके। नायब सैनी इस मौके पर पहुंचकर सरस्वती उद्गम स्थल पर नतमस्तक होते हुए दिखाई। आज का पानी जहां मां सरस्वती का स्थल है, उसी स्थल के ऊपर वो गति से निकलता हुआ हम सब ने देखा है। उसका वही स्थान था, कोई और स्थान नहीं था। ये तो हमारी आंखों के सामने है, हमने स्वयं देखा है। परंतु कुछ लोग, क्योंकि जब उसका विरोध करते हैं, उनकी भी अपनी कार्यशैली रहती है। और कार्यशैली जब हम नदियों को मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में है। परंतु इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, ये हमने अलग अलग विचार के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है। हिमाचल की आर्थिक हालत पर सियासत। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू। हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हुआ। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का बीजेपी पर पलटवार। हिमाचल को लेकर दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। धर्माणी का कहना है हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। अब विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सुक्खू सरकार की ओर से 2 साल में लिए गए कर्जे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी सामने आए। राजेश धर्माणी ने बताया कि बीजेपी हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार 75,000 करोड़ रुपए कर्ज छोड़ कर गई थी। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कई ऐसे सोशल मीडिया पे अननोन लोगों ने डीबीएस कुछ पेजेस बनाए हैं, जिसके माध्यम से कुछ लोग सरकार के खिलाफ वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। हम उसमें जो सरकार का जितना अकाउंट्स हैं लोन और उस पर एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि जो भ्रामक प्रचार है उसको, उसकी जो लोगों में गलत एक संदेश जाता है, उसको सही आंकड़े देके हम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे सकें। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कई ऐसे, तो देखिए, आर्थिक मोर्चे पर घिरी है सुक्खू सरकार। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर 94,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है नया कर्ज। कर्मचारी पेंशनर की 10,000 करोड़ की देनदारी भी बकाया है। ओपीएस बहाली से ज्यादा दबाव में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और आने वाले समय में ओपीएस से पड़ेगा बुरा असर। महिलाओं को 1500 देने से राजकोष पर बढ़ा है वित्तीय कोष। केंद्र ने एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट में बजट लेने में सीलिंग लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। कहा जा रहा है कि जो पुराना कर्ज लिया है सरकार ने, हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने, उसको अदा करने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट जो है वो गहरा गया है। हिमाचल पर 94,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, और पुराना कर्ज चुकाने को लेकर लेना पड़ रहा है नया कर्ज। कर्मचारी पेंशनर की 10,000 करोड़ की देनदारी भी बकाया है। ओपीएस बहाली से ज्यादा दबाव में प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश की इकॉनमी है वो दबाव में नजर आ रही है, और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी मौजूदा सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ओपीएस से भी बुरा असर पड़ने वाला है। महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे भी राजकोष पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। जीवन कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। जीवन, जिस तरह की स्थिति हिमाचल सरकार में बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ बढ़ा है जिसकी वजह से इकॉनमी पर खासा जो है असर आ रहा है। क्या कुछ मुख्य वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए मोनिका, ये तो बिल्कुल बात सही है कि कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों। आज हालात ऐसे हैं कि 1 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है प्रदेश के ऊपर, जिसमें आज कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 1 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश पर हो गया है। लेकिन खास बात की 75,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस सरकार ने हमें दिया है। पहले से ये कर्ज हमारे ऊपर था। हमने जो भी पाया है उसमें से 11,590 करोड़ वापिस तक किया है। और वजह बताते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई भाजपा द्वारा, और जब उनका कार्यकाल था, जो अंतिम समय था, तो उसमें उन्होंने रेवड़ियां बांटी और सारा कुप्रबंधन का जो ठीकरा है वो उन्होंने भाजपा पर फोड़ा। आज नाचन के जो विधायक है विनोद कुमार जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि सारी बातें झूठी हैं, दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस जो कर्ज की नींव है वो कांग्रेस ने रखी थी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, उनके कार्यकाल में चीज शुरू हुई थी। तो 30,000 करोड़ का जो कर्ज अब सरकार ने अपने 2 सालों में लिया है, हाँ। उसका क्या किया सरकार ने, वो बताएं प्लीज। तो ये जो एक दूसरे पर छींटाकशी है वो शुरू हो गई है। पर बात सही है कि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ का ठीक है, लेकिन आप ये भी जरा बताइए कौन सी वो मौजूदा वक्त में स्कीम्स हैं, नीतियां हैं सरकार की, जिसकी वजह से ये वित्तीय बोझ जो है ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यही माने जो कांग्रेस की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि देखिए पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज का बोझ था कि अब हमारी कितनी भी नीतियां हम बना लें लेकिन उससे हम उबर नहीं पाने वाले। वैसे ये एक्सक्यूज तो किसी भी तरह से जेन्युइन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या नीतियां रही हैं जिसकी वजह से, या फिर यूं कहें कि स्कीम्स रही हैं जिसकी वजह से ये वित्तीय बोझ ज्यादा नजर आ रहा है? जी, बहुत सारी चीजें दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल में भी आई, जैसे बिजली 125 यूनिट जो है वो भाजपा ने शुरू की मुफ्त में देना, और कांग्रेस सरकार ने वादा किया कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। ऐसी जैसी बहुत सारी नीतियां थी जिनका बहुत जरूरी नहीं था प्रदेश के लिए। ओपीएस की बात करें तो ओपीएस भी हाँ आते वक्त में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें लगेगा। 1,36,000 जो कर्मचारी हैं हिमाचल के, उनको ये देना है पैसा सरकार। तो लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी नीतियां। एक बात मैं मोनिका आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश के पास पानी है, पानी से बिजली उत्पादन होता है, बहुत सारे राज्यों को बिजली उत्पादन से पैसा बनता है, पर ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे दूसरे राज्यों के यहाँ पे लगे, जैसे सानन प्रोजेक्ट है, दूसरे राज्यों का सब्सिडी की बात सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को भी नहीं बुना पाई है पूरी तरह से हिमाचल सरकार। बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, और जो वजह रही कि हिमाचल बार बार कर्ज लेता रहा और कर्ज से अपने जो राजनीति है उसको चमकाता रहा है। जी मोनिका। तो अभी फिलहाल मौजूदा सरकार ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, क्या कुछ हल निकाला जा रहा है, किस तरह से अब हम कहें कि नई नीतियों का निर्माण हो रहा है, क्या कोई प्लानिंग फिलहाल सरकार की तरफ से हो रही है, या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा वक्त जाया हो रहा है? ये वाकई में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे इस वित्तीय बोझ को धीरे धीरे कम किया जा सके? जैसे मैंने कहा मोनिका कि सरकार कहती है कि 10,000 करोड़ की जो देनदारियां थी कर्मचारियों की, वो हमें मिली, 75,000 करोड़ का कर्ज मिला, और हम जब सरकार में आए तो हमने 11,500 करोड़ वापिस किया है। हमने 2,200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है अपने कार्यकाल में। जब हम आए हैं तो हमने कमाया है, लेकिन भाजपा ने प्रदेश को खोखला किया, सीधे तौर पर इनका ये कहना है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो प्रदेश को चुभने लगी हैं, अब आम जनता को भी चुभने लगी हैं। 1,500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात थी, ओपीएस देने की बात थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी नहीं थी प्रदेश के लिए। लेकिन ये फैसले सरकार के हैं, राजनीति है, राजनीति चलती रही है। लेकिन
ये बढ़ता जाएगा। ये जो कर्ज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बढ़ता जाएगा जी। ये बात भी बिल्कुल सही है अगर नीतिगत कोई फैसले नहीं लिए गए। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया जीवन कुमार तमाम बातचीत की जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। आगे बढ़कर बात करते हैं एसीबी अंबाला की कैथल में बड़ी कार्रवाई हुई है। अंबाला विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की डिमांड की थी। अंबाला विजिलेंस की टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया था, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से कुल 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वो 60,000 रुपए की राशि ले चुका था। चीका में किसी ने ठेके लिए थे 2019-20 में धर्मपाल एंड कंपनी के नाम से। वो मेरे जानकार थे। मैंने उनकी छोटी दे दी 6 कनाल 11 मरले की अपनी ज़मीन में से। जैसे दे ही देते हैं यारी दोस्ती में भी, चलो कोई बात नहीं, ठेके लिए हैं। तो वो देने के बाद अब मेरे को पता चला भी ये और भी टैच करने लग रहा, दबाव बनवा रहा था। अभी पैसे दे, फिर नहीं, महीना होगा दबाव बनाने देना। बस उस करके भी इसने 2 लाख रुपए मांगे थे। मेरा मन नहीं मानना, 60,000 पहले ले गया, 1.5 लाख आगे ले गया। अच्छा, अंबाला विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कैथल में ये बड़ा एक्शन एसीबी अंबाला की तरफ से लिया गया है। 8 लाख रुपए की डिमांड की थी। अंबाला विजिलेंस की टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश काजल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए ऑफिस में बुलाया था, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से 8 लाख रुपए रिश्वत मांगे थे। इससे पहले 60,000 रुपए की राशि ले चुका था और अब शिकायतकर्ता जब परेशान हुआ उसने एसीबी में शिकायत की और उसके बाद रंगे हाथों इस एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, हरियाणा में लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और रिश्वत का ये मामला है जिसमें एक्शन देखने को मिला है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर था जो रिश्वत ले रहा था, 60,000 रुपए पहले ही ले चुका था और 8 लाख रुपए की डिमांड इसकी थी। खबर अंबाला से ही बता रहे हैं, जहां पर डंपर मालिक से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से गिरफ्तार किए गए बराड़ा के एसएचओ गुलशन कुमार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है। इस मौके पर शिकायतकर्ता के साथी नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके सहयोगी राजकुमार की डंपर चलाने के एवज में एसएचओ बराड़ ने पैसे की डिमांड की थी। नरेंद्र कुमार का आरोप है कि पैसे मांगने के साथ साथ गुलशन कुमार ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे आहत होकर उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को उनकी शिकायत की और एसीबी ने उन्हें मौके पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोस्त राजकुमार जी की गाड़ियां चलाने की एवज में एसएचओ बराड़ा ने डिमांड की थी पैसे की। वो कह रहे थे कि मैं हर बंदे से तो वैसे 200 रुपये चक्कर लेता हूँ, पर तुमसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा काम चल रहा है। और उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग करा, जिससे हम आहत होकर हमने विजिलेंस को शिकायत दी और जिसके होने के बाद अभी विजिलेंस ने कार्रवाई की है और एसएचओ बराड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सिरसा के होनहार युवा पीयूष शर्मा ने एक ऐसा मकाम हासिल किया है जिसने न सिर्फ सिरसा का नाम देश भर में रोशन किया है बल्कि पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। पीयूष शर्मा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ये उपलब्धि उनकी असाधारण तकनीकी योग्यता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई है। पीयूष अपनी इस उपलब्धि का पूरा क्रेडिट अपने माता पिता को देते हैं। का सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं सिरसा के डीसी साहब शांतनु शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं सिरसा के लिए कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहता हूँ जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर अपराध से जागरूक कर सकें। ये संघर्ष मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी मुझे 6 साल हो गए हैं जो इसी संघर्ष में जुटे हुए,
और मेरा गोल है कि हम लोग पूरे हरियाणा को साइबर जागरूक कर सके। हम साइबर फ्रॉड कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइबर फ्रॉड होने से बच सके। साइबर फ्रॉड के अलावा और भी जो अनगणित एक्टिविटीज़ हैं जो साइबर से रिलेटेड, सोशल मीडिया स्कैंडलिंग वगैरह होती है, उससे भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जागरूक। खबर जींद से बता रही है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल पानीपत रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से 28 साल के युवक की मौत हो गई। युवक घर से टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान ट्रैक पर अचानक दो ट्रेन के आने से युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोड जो मौके पे थोड़ा गया उन्होंने बता तो उन्होंने ये बता भाई ये ऊपर ट्रेन आई तो क्रॉस करने की उसमें था, लेकिन फिर ये रुक गया। फिर इसका 5 वर्ष आया कुछ ऐसा झटका लग गया, गाड़ी ने उठाया आई कुकर की शापते इसका 5 वर्ष पहले इसका जूता गया हम ट्रेन के नीचे। और फिर यू लली सारा चलेगा सो पाँ गई वाली। अच्छा जी। हम मौके हम गए जब लली पुलिस वाले आए हाँ तुरते हो गया। खबर पटियाला से है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 देसी पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। डीएसपी सिटी मनोज गौरसी ने बताया फिलहाल इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਣਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਫਹੀਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अंबाला के प्रसिद्ध एसके जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 19 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधक हितेश जैन ने बताया कि स्कूल की फीस में गड़बड़ी की भनक जब उन्हें लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत एसपी अंबाला को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और स्कूल मैनेजमेंट ने जब ऑडिट किया तो उसमें अभी तक 19 लाख रुपए का गबन सामने आया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में स्कूल के क्लर्क मोहित आर्या ने गबन में शामिल स्कूल के प्रिंसिपल नीरज बाली, राजेश जैन और एक महिला टीचर के नाम पुलिस के सामने उगल दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर पंजाब के नंगल से है जहां इस बार अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते इसका असर खेतों में लगाई गई फसल पर साफ नजर आने लगा है। कम सर्दी के कारण खेतों में लगाई गई फसल बर्बाद हो रही है। गर्मी के चलते फसल बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। इसे लेकर किसानों का कहना है कि किसानी अब एक घाटे का सौदा बन चुकी है। कभी मौसम की मार, कभी कुदरती आपदा से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। शिमला के डली से कुफरी के बीच बैठे तहबाजारियों ने वन विभाग, एनएचआई और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के बैनर तले तहबाजारी यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन पर उनका रोजगार छीनने का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि वन विभाग और एनएचआई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी 2014 का उल्लंघन कर तहबाजारियों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ढली से लेकर कुफरी रोड पर जो कई वर्षों से रेडी फड़ी तहबाजारी और ढाबा संचालक हैं, छोटा कारोबार करने वाले जो लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।